तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। सदर मोहतरम, इलाके की मारूफ शख्सियत राजू गाइड साहब, शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, ज़िला नासिक के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, कारपोरेटर हजरात, आने वाले इलेक्शन में कारपोरेशन की उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद मौजूदा स्टेज और सामने बैठे हुए अफराद, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा शहर बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार। मालेगांव पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग आकर के बसे हैं, जिनकी तादाद 10,000 के लगभग है। आपको याद होगा कि बिला वजह कोई बात पैदा नहीं होती, कुछ न कुछ शोषा छोड़ा जाता है। जिस वक्त बर्मा में रोहिंग्याई मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा था, उन्हें उजाड़ा जा रहा था और उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा था, जमीयत उलमाए हिंद की जो मजलूम लोगों के साथ दादरसी का मामला है, उसके पेशे नज़र ये बर्मा के लोग बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश पहुंचे और ऐसे इलाके में बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें ठहराया था जो दलदली इलाका है, यानी बहुत बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र से लग करके जो इलाका है और मुसलसल पानी रहने की वजह से दलदली इलाका कि आदमी अगर उसमें जाए तो निकल नहीं सकता, धंसता ही चला जाएगा। ऐसे इलाके में तकरीबन 15 से 17 लाख रोहिंग्याई मुसलमानों को बसाया गया था और इस तरह उन्हें रखा गया था कि वो उस इलाके से निकल करके बस्ती में नहीं आ सकते। मैंने बांग्लादेश का सफ़र किया था और वहाँ जा कर के मैंने अपनी आंखों से उनके हालात देखे थे। जमीयत उलमा बांग्लादेश उनकी दादरसी, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनको खाना दाना पानी देने के लिए, उनके बच्चों को तालीम मिले और उनकी बहनों और बेटियों की इज्जत व आबरू महफूज रहे, इस बात के लिए कोशा थी। हमने जाकर के देखा, जाहिर बात है बांग्लादेश हिंदुस्तान से लगा हुआ इलाका है, लेकिन सरहदी पाबंदियों की वजह से हम उनकी इमदाद नहीं कर सकते थे। पाबंदी है और ये गवर्नमेंट के अपने मफादात, अपनी पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उस वक्त आपने सुना होगा माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने ये बात कही थी कि हम मालेगांव में 10,000 रोहिंग्याई मुसलमानों को बसाएंगे। अगर आपकी याददाश्त अच्छी होगी और साथ दे रही होगी तो ये बात आपके जहनों में होगी। एक भी रोहिंग्याई मुसलमान को बांग्लादेश से लाकर मालेगांव में बसाया नहीं गया।
लेकिन एक शोषा छोड़ दिया गया जिसके जरिए गवर्नमेंट की एजेंसियों तक ये बात पहुंची कि मालेगांव में बांग्लादेश से रोहिंग्याई मुसलमानों को लाकर 10,000 की तादाद में बसाने का प्रोग्राम है। बिल्ली थैली के बाहर आई, बिल्ली थैले के बाहर आई और एजेंसियों का रुख मालेगांव की तरफ हो गया और इनको मालेगांव लाने वाले भी यही लोग हैं। मैं बहुत एतमाद के साथ और दलाइल और सबूत और शवाहिद के साथ ये बात कह रहा हूं। इल्जाम लगाना हमारी आदत नहीं है। जो बात कहते खरी और सच्ची बात कहते। मालेगांव में बांग्लादेशी रोहिंग्याई मुसलमान बसते हैं, ऐसा शोषा छोड़ा गया और उसी को बेस बना करके फिर मालेगांव बीजेपी से वाबस्ता ऐसे लोगों को लाया गया जो इस तरह नफरत का माहौल बनाने के मास्टर है। और चिड़िया उड़े और तितली उड़े अलग बात है, ये भैंस और हाथी उड़ाने की बात करते। ऐसे लोगों को मालेगांव लाया गया और मैंने पीछे भी कहा था, फिर कहता हूं कि आपका झगड़ा पार्टनरशिप का था, कारोबारी झगड़ा था, आपको मालेगांव में हल करना था, हल हो जाता। कौन सा मसला हल नहीं होता। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हर झगड़े का हल बैठ करके बात करना है, बैठ करके बात करना है। आप बैठ करके बात करते, आपका मसला हल नहीं होता तो मालेगांव में हल करने वाले अफराद मौजूद हैं, मसला हल हो जाता। लेकिन आप 114 सर्वे नंबर 114 को उन्वान बना करके अपने मफादात हासिल करने के लिए ऐसे बददिमाग लोगों को मालेगांव लाए, जिन्होंने मालेगांव में उन इलाकों का दौरा किया जिन इलाकों में रहने वाले हमारे मालेगांव के शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मुहैया नहीं, रोड रास्ते नहीं है, गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसी बस्तियों को आपने खुद ले जा करके दिखाया। और मालेगांव में जब किरीट सोमैया जैसे लोग आए तो आप ही के टीम के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। मालेगांव के लोगों ने देखा है और मालेगांव के लोगों की याददाश्त भी अच्छी है। मालेगांव के लोग सियासी तौर पर पहले से बेदार हैं और जब हम सियासत में आए तो हमने सारे दांव पेच लोगों को बता दिए ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव का बच्चा बच्चा और हमारी माएँ और बहनें भी समझती हैं कि अगर कोई बात कही जा रही है तो कहां से कही जा रही है, समझते हैं। मालेगांव के लोग बेवकूफ नहीं है। वो दिन लद गए जब खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारा करते थे, वो दिन चले गए। मालेगांव की आवाम समझती है और आप देख लो मालेगांव की आवाम ने मुल्क में तारीख बनाई। मालेगांव सेंट्रल से सेकुलर उम्मीदवार को पार्लियामेंट में 2 लाख वोटें दी गई और इन्हीं वोटों से सेकुलर उम्मीदवार जीता। जाहिर बात है, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पार्लियामेंट इलेक्शन की हार का बदला लेने के लिए फिरका परस्त पार्टियां मालेगांव में अफराद तलाश कर रहे थे कि हमको कौन मोहरा मिलेगा जिसको इस्तेमाल करके हम मालेगांव को टारगेट करें। लाया गया किरीट सोमैया को और एक फिरका परस्त पार्टी यही चाहती थी। उसने आकर के जब ये सब कुछ देखा तो उसको समझ में आया कि इतनी कसम पुरसी में और इतने बुरे हालात में मालेगांव के लोग तो नहीं रहेंगे, यही बांग्लादेशी और रोहिंग्याई। इल्जाम लग गया मुसलमानों पर और फिर एसआईटी बनी
और उस एसआईटी को सारा मवाद, सारे सबूत और शवाहिद जो खोटे थे, जो बोगस थे, इन्हीं लोगों ने मुहैया किए। अभी 2 दिन पहले किरीट सोमैया फिर मालेगांव आया था और अखबारात में आया कि उसने फिर कुछ सबूत और शवाहिद ला करके दिए जो पहले इन लोगों ने किरीट सोमैया को दिया था, उससे तो कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्याई मिला नहीं। अब ये नए सबूत और शवाहिद दिए गए जो उसने ला करके यहां एसआईटी को दिया। और खैर से कल कोर्ट में एसआईटी की चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इस एसआईटी की वजह से 1044 लोगों के सर पर तलवार लटक रही है। हम उनके लिए लड़ते रहे और इंशाअल्लाह उनके लिए लड़ेंगे। हमने इसको सियासी मसला नहीं बनाया, हमने इसको समाजी मसला समझा और समाजी तौर पर इसको हल करने की कोशिश की। हमने इसको सियासी मसला नहीं बनाया कि हम भी कोई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना लेते और यही कमेटी मालेगांव में काम करना था, मालेगांव से निकल करके महाराष्ट्र भर में घूम रही। अरे मेरे भैया, ये एसआईटी की मुसीबत सिर्फ मालेगांव में है और ये तुम्हारी लाई हुई है। तुमको नांदेड़ जाने की और शोलापुर जाने की और औरंगाबाद जाने की और नंदुरबार जाने की जरूरत नहीं थी, वहां पर यह मुसीबत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, वो किसी शायर ने कहा है ना कि ऐ चश्म अश्क बार जरा देख तो सही। अश्क बार यानी रोने वाली आंख, रो रहे हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, उसको कहेंगे चश्म अश्क बार। ऐ चश्म अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। मालेगांव में आग लगा करके, मालेगांव के लोगों को मुसीबत में डाल करके तुम महाराष्ट्र भर में घूम रहे हो और हमें मालूम है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम नाम की पार्टी आप बनाते हो। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्लाम भी नाम जो है वो इस्लाम डॉट 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 करके इस्लाम नाम है। आप समझ लो, इस्लाम नाम डॉट 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 डॉट, तब जाके इस्लाम बना। अभी मैं कुछ और बोलूंगा तो फतवे की जद में आ जाऊंगा। अल्लाह भला करे हमारे शहर के उन मुफ्तियान किराम का जिन्होंने बर वक्त फैसला दिया, फतवा दिया कि इस्लाम के नाम से सियासी पार्टी बनाना जायज नहीं। जैसे ही ये फतवा आया, इन्होंने दुम दबा ली थी, दुम दब गई थी। फिर खामोशी के साथ थोड़ी देर के बाद अब फिर इस्लाम लेकर के आए। अभी वो फतवा खत्म नहीं हुआ है। मालेगांव शहर दीनदारों का, मजहबी लोगों का शहर है और इस्लाम के नाम पर तुम सियासी पार्टी बना करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जाहिर बात है तुम हारे तो आज क्या बोलेंगे, इस्लाम हार गया। तुम इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो। अरे लड़ो ना मर्दों की तरह, मर्दों की तरह लड़ो। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेरों की पार्टी है, बुज़दिलों की, मक्कारी करने वालों की और दोगलापन दिखाने वालों की पार्टी नहीं है। नाम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन हम सेकुलर लोग हैं। आप देख लो पूरे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको कोई हक देने के लिए तैयार नहीं है, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अपने साथ लेकर के चल रही है।
मुल्क में जितने दलित हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने एससी एसटी हैं, हम उनको अपना साथ दे रहे हैं, उनका साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे। तो आपने मालेगांव को टारगेट करवाया, एसआईटी बनवाई, कल की तारीख में चार्जशीट दाखिल होने वाली है, और आप ये समझ लो कल की तारीख में तकरीबन 250 लोगों को पुलिस ने कोर्ट में बुलाया है। मुसलसल फोन आ रहे, मुसलसल फोन आ रहे कि कल कोर्ट में बुलाया गया है, कल कोर्ट में बुलाया गया है, जिसमें हमारी माएँ बहनें हैं, उम्र दराज खातून है, और एक अच्छे शहरी और नागरिक हैं, जिनका सियासत से कहो या सियासी पार्टियों से कहो कोई लेना देना नहीं। एनआरसी लागू होगा और फिर हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर सकेंगे, उनको ओपन जेल में रहना पड़ेगा, जैसे आसाम में है। लोग परेशान हैं। उन्होंने जन्म दाखिला बनवाया, आज उनको जो है टारगेट कर लिया गया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। कल कोर्ट में उनकी पेशी है, हमें जानकारी लेनी पड़ी, हमें मालूमात लेनी पड़ी कि भाई कल कोर्ट में इनको क्यों बुलाया जा रहा है। एसआईटी के जिम्मेदारों से हमने बात की कि भाई ठीक है, तुम्हारी कार्रवाई जारी है, चार्जशीट दाखिल करोगे। आज ये 250-300 लोगों को कोर्ट में बुलाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े डब्बे लगा के आप खड़े रहेंगे और जो लोग कोर्ट में गए उनको डब्बे में बिठाए और सेंट्रल जेल भेज दें। हो सकता है ऐसा। लोग परेशान थे, हमने बात की, और बात करके हमने जानना चाहा और लोगों को हमने इत्मीनान दिलाया कि आज ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, ये चार्जशीट दाखिल होने वाली है, लेकिन आप लोगों पर इंशाल्लाह कोई जद नहीं आएगी। और खुदा ना खास्ता अगर आगे इस तरह का कोई मामला रहा तो समाजी तौर पर जमीयत उलमा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, जमीयत उलमा आज 1992 से पूरे मुल्क में जिन लोगों पर बुरे हालात आते हैं और बेगुनाही ना करदा गुनाहों की सजा जिन्हें झेलनी पड़ती है, जमीयत उलमा उन मजलूमीन के शाना बशाना खड़ी रहती है, उनके मुकद्दमात लड़ती है, और करोड़ रुपया सालाना इस मद में खर्च करती है। और पूरे मुल्क में कोई तंजीम, कोई इदारा, कोई जमात नहीं है सिवाय जमीयत उलमा हिंद के जो इन मजलूमों का मुकद्दमा लड़ती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। आए दिन अखबारात में आपने पढ़ा होगा, खबरें आती रहती। 100 से जायद लोग जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, और तकरीबन 50 के करीब लोग जिनको फांसी की सजा हुई थी, जमीयत उलमा ने उनका मुकद्दमा लड़ा और उनको जो है बाइज्जत रिहाई दिलवाई। और हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी बेगुनाह शख्स की, एक आदमी की भी जान अगर बच गई तो करोड़ रुपया भी हम समझते हैं कि मामूली चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये हमीयत और गैरत है, और मुसलमान हमेशा मजलूमों के लिए खड़ा रहता है। और हमारा शहर मालेगांव पूरे मुल्क में मशहूर है। मस्जिद बनाने के लिए, चंदा लेने के लिए लोग मालेगांव आते हैं और उनकी भरपूर मदद होती है। मदरसों के लोग मालेगांव आते हैं और दूर दराज सरहदी सूबों और स्टेट से आते हैं और मालेगांव के लोग उनकी मदद करते हैं। मालेगांव हमेशा दीन के लिए और हमेशा हक के लिए और हमेशा मजलूमों की हिमायत में मदद करने के लिए तैयार रहता है। आज इस सोसाइटी के जरिए जो मुसीबत और परेशानी आई है, जमीयत उलमा उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। हम शोबाजी नहीं करते, हम भी माइनॉरिटी कमेटी बोलो, डिफेंस कमेटी बोलो, नाम बदल करके हम भी कुछ न कुछ छचन कर सकते थे,
लेकिन हमें पता है कि मालेगांव की आवाम को इसकी जरूरत नहीं है। छचन करने वाले छचन करते रहे और 162 सीढ़ी चढ़ के जाके ऊपर खामोशी से बैठ गए। और इंशाअल्लाह कारपोरेशन इलेक्शन में भी मालेगांव के लोग उनको रास्ता बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप यकीन मानिए, जितनी ताकत के साथ साम दाम दंड भेद ये सारे हरबे इस्तेमाल करके उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा और डब्बा खाली हो गया। समझ रहे हो ना, डब्बा खाली हो गया। इससे कर्ज ले, उससे कर्ज ले, उससे कर्ज ले, बहुत बड़े बड़े कर्ज लिए ना, और अब देना पड़ रहा है तो उनको दिन में तारे नजर आ रहे। और जाहिर सी बात है, मालेगांव के लोगों ने बहुत तजर्बे के बाद किसी को नाम दिया 32 तारीख। 32 तारीख समझते हो ना? 28 का तो महीना रहता है, 29 का महीना रहता है, 30 का महीना रहता है, 31 का महीना रहता है, लेकिन 32 दिन का ये तारीख कभी आती नहीं। अब जिन लोगों से पैसे ले लिए गए उनको 32 तारीख दे दी गई है। वो बेचारे 32 तारीख के इंतजार में बैठे रहेंगे और बुलाना आ जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, डब्बा खाली हो गया है। और आप यकीन मानिए, आपने अगर शहर की हमदर्दी और खैरखाही में और शहरियान की बदहाली को पेशे नजर रख करके सूझबूझ के साथ कारपोरेशन इलेक्शन में अगर आपने वोट दिया तो इंशाअल्लाह ये कांटा निकल जाएगा और ये नासूर खत्म हो जाएगा। कारपोरेशन में कमिश्नर थे, उन्होंने इनके कामकाज को देख करके ये बात कही थी कि ये मालेगांव के लिए कैंसर है, मालेगांव के लिए कैंसर है। आज अगर 25 साल, 30 साल, 40 साल म्यूनिसिपैलिटी बोलो, कारपोरेशन बोलो, तुम्हारे ताबे में रही, मालेगांव के लोगों ने आपने रोड रास्ते बना करके नहीं दिए, उनके लिए गंदे पानी की निकासी का इंतजाम करके नहीं दिया, पीने का पानी आप उनको नहीं दे पाए, आप कैसे मालेगांव के लोगों को बोलते हो कि एक मौका और दो? अरे बार बार आपको मौका दिया है, आपको रिजल्ट देना चाहिए था। अगर आप 70%, 80% रिजल्ट दे देते तो हम आपको फिर मौका देते ना कि जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है वो आपके हाथों पूरी हो जाए। तो जन्म दाखिले की जो मुसीबत आई थी वो मुसीबत अभी टली नहीं है, अभी ये हमारे पीछे और मुसीबतें भी लगा रहे। वक्त आएगा हम आपको एक एक पन्ना पलट पलट करके बताएंगे। ये लोग इस शहर के लिए नासूर हैं, इस शहर के लिए कैंसर हैं, और आज वो क्या कर रहे हैं? अब्दुल माजिद ने, डॉक्टर खालिद ने और इनसे पहले और लोगों ने आपको बताया। हमारा तो ईमान है, हम तो ये मानते हैं कि इख्तिदार और हुकूमत ऊपर वाला देता है, इज्जत और जिल्लत उसके कब्जे कुदरत में है, अमीरी गरीबी वो देता है, बीमारी तंदुरुस्ती उसके कब्जे कुदरत में है, आपके हाथ में नहीं है। और नहीं तो आप देख लो, ये असेंबली इलेक्शन हुआ, हमारे पास बचा क्या था? हम तो हॉस्पिटल में चले गए थे, जिंदगी और मौत की कश्मकश थी, और हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब हमदर्द खैरखा शहर की माएँ बहनें और बच्चे मायूसी तारी थी कि क्या होगा। लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, सदका और खैरात कर रहे थे, और एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था।
पटाखे फोड़े जा रहे थे। मालेगांव के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं और आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में आपको बताएंगे कि किसी की मुसीबत पर खुशियां मनाना, पटाखेबाजी करना और किसी की मौत की तमन्ना करना अच्छी बात नहीं है। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, आएगा वक्त। आज जिस रुख पर ये शहर को ले जाना चाहते हैं, हमारे पास भी किताब है ना। हमको भी मालूम है 5 साल एमएलए रहे तो बंबई में क्या क्या गुल खिलाए गए, हमें मालूम है। और आपको मैं बता दूं एक जुमला, वहां तक पहुंच जाए तो समझदार होंगे तो समझ लेंगे। जो हर हफ्ता और 15 दिन पर अलग अलग टोली बंबई साथ में लेके जाते थे, क्या होता था हमको मालूम है। उनके नाम भी मालूम है ना हमको, और कहां झांकने जाते थे वो ठिकाना और एड्रेस भी मालूम है। लेकिन किसी एक शख्स को इस तरह टारगेट करना, उसके पूरे खानदानी इज्जत और वकार को दांव पर लगाना है, और हम ये नहीं करना चाहते। सच मानो हम ये नहीं करना चाहते, वरना जैसे ही शुरुआत हुई थी हम भी वीडियो वायरल करते ना, और लगातार करते। जाहिर बात है हमारे 2 साथियों पर इल्जाम लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज इंक्वायरी में ये बात आ गई कि बाकायदा प्लानिंग करके, साजिश करके, प्रोग्राम बना करके इनको फंसाया गया है। और जो पकड़े गए वो बोलते हैं हम अकेले नहीं है इसमें, अरे हमारे साथ और लोग भी हैं, उनका नाम भी वो बता रहे हैं ना। और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कह देना चाहता हूं, आज आपकी दियानत और अमानत का इम्तिहान है। आप हमेशा मालेगांव नहीं रहेंगे, आपका वक्त तो पूरा हो जाएगा, आप दूसरे किसी शहर में ट्रांसफर के बाद चले जाएंगे। लेकिन ये आपकी कारकर्दगी की तारीख का एक हिस्सा है कि मालेगांव शहर पर ऐसा बुरा वक्त आया था। आप जिस काम की आप रोटी खाते हो और तनख्वाह लेते हो, आपने उस मामले में कितनी दियानतदारी के साथ काम किया है, तारीख में ये बात महफूज रहेगी। हम चाहेंगे कि अगर इस बात में सच्चाई है तो वो सच्चाई मालेगांव वालों के सामने आनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि ये अल्लाह की मदद है जो हमारे साथ है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह की मदद है, और हमको अपनी आंखों से अल्लाह की मदद दिखती भी है। जिन लोगों पर इल्जाम लगा था, अगर ये तहकीक में, इंक्वायरी में ये मोड़ नहीं आता तो वो अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम जिंदगी भर धो नहीं पाते। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि हम ऐसा मानते हैं कि ये इल्जाम धुलने के करीब आ गया, और जो इंक्वायरी बाकी है, अगर दियानतदारी से पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और मालेगांव की आवाम को मालूम हो जाएगा कि ये साजिश, ये प्लानिंग किसने की थी और किसको कितने पैसे दिए गए, सब आ जाएगा सामने। उस बताने वालों ने, पकड़े जाने वालों ने बताया कि हमको जो टारगेट दिया गया था, काम दिया गया था, 2 को तो हमने निपटाया। उसमें अब्दुल मालिक यूनुस ईसा का भी नाम था, उसमें मेरा नाम भी था, उसमें एजाज बेग का भी नाम था, और भी लोगों के नाम थे। उनको टारगेट दिया गया था कि इन लोगों को भी फंसाना है, इन लोगों को भी फंसाना है। तुम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो ऐसा मत समझोगे तुम नहीं गिरोगे। कहते हैं ना, आगे गड्ढा और पीछे, आगे गड्ढा और पीछे खाई। तुम किसी को अगर गड्ढे में डालना चाहोगे तो ये समझ लोगे तुमको खाई में जाना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे मवाद, लेकिन
हम शहर का नाम खराब नहीं करना चाहते। हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, और हमारा शहर मुस्लिम अक्सरियती आबादी रखने वाला शहर है। इस मुल्क को, इस शहर को बनाने के लिए हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गों ने 100 साल से ज्यादा पहले से मेहनत की। ये आपके सामने मदरसा महाद मिल्लत की इमारत है। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह आपके इसी महल्ले के, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके इसी महल्ले के हैं, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके इसी शहर के हैं, मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब इसी शहर के हैं। बैतुल उलूम मदरसे के क़याम को आज 150 साल का अरसा मुकम्मल हो रहा है, और ये मामूली बात नहीं है। हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों की एक लंबी कुर्बानी है, जिसकी वजह से मालेगांव के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मालेगांव को जाना जाता है। आप मालेगांव को बदनाम करना चाहते हैं और मालेगांव की इस दीनी शनाख्त और दीनी तशख्खुस को मिटाना चाहते हैं। शहर आपको माफ नहीं करेगा, मालेगांव शहर के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। जीत हार होती है, लेकिन जीत हार का ये मतलब नहीं है कि आप जो है पूरे शहर की इज्जत वकार, पूरे शहर के नाम को आप खत्म करना चाहते हैं। मालेगांव के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालेगांव बेदार लोगों का शहर है, मालेगांव शहर बेदार लोगों का शहर है। आज कारपोरेशन इलेक्शन आया, 2024 असेंबली इलेक्शन आप हारे, 42,831 वोटों का बोगस दावा आप कर रहे हो। पूरे शहर को मालूम है, चोर मचाए चोर मचाए चोर मचाए शोर, पूरे शहर को मालूम। हम तो कोशिश करेंगे कि 42,831 वोटें बढ़ी कैसे है, SIT बनना चाहिए और इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। चोर पकड़े जाएंगे ना, चोर पकड़े जाएंगे। एक वोट बढ़ाने का प्रोसीजर है, 4 टप्पे में जाकर के वोट बढ़ती है। बेलोज को बाईपास करके आपने 42,831 वोटें बढ़वाई। ऑपरेटर की भी गर्दन नापी जाने वाली है ना, और इलेक्शन कमीशन का काम करने वाले मालेगांव में जो लोग बैठे हैं उनकी भी गर्दन फंसने वाली है। एक यूजर आईडी से एक दिन में 6 वोट बढ़ती है, आपने 100 वोट बढ़वाई है ना। पता है हमको, आएगा वो दिन। हम तो डिमांड करेंगे कि SIT बनना चाहिए, और ये 42,000 वोटें बढ़ी कैसी है इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हम करेंगे डिमांड। ऑफिसरान में खलबली है, उनको पता है कि SIT बनी कि हमारी गर्दन नपेगी, इसलिए हम कहते हैं चोर मचाए शोर। आपने 2019 का इलेक्शन हारने के बाद भी यही हरकत की थी कि असल वोटरों की वोट आपने कटवा दी, कुछ लोगों ने वोट बढ़वा ली। लेकिन अब मैं मालेगांव वालों को ये बताना चाहता हूं कि इस मर्तबा आपकी जो वोट कटवाई जा रही है, आप वोट बढ़वाने के लिए परेशान हो जाएंगे। दोबारा आपका नाम वोटर लिस्ट में आए, आपका सर का पसीना आपकी एड़ी तक आएगा। वोट बढ़ाना अब आसान नहीं है। अभी डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने आज मुल्क में जो पार्टी बरसरे इख्तिदार है उसकी क्रोनोलॉजी आपको बताया, सिलसिलावार उनका जो प्रोग्राम है कि कैसे वोटरों के नाम मुसलमानों के, अकलियतों के कम किए जाए ताकि वो वोट देने के हक से वो महरूम हो जाए। इस बात की उनकी कोशिश है, उनका प्रोग्राम है। और मालेगांव में आप लोगों की वोट कटवा रहे हो। जिनका वोट कट जाएगा
उनको अपना वोट बहाल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम पूरे शहर को ये पैगाम देना चाहते हैं, अपने वोटों की हिफाजत कीजिए, अपने वोटों की हिफाजत कीजिए। आज स्टेज पे जो सियासी जानकार लोग बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट में एक नाम तलाश करना कितना मुश्किल है। आप 42,831 नाम ढूंढ के लेके आ गए, एक नाम तलाश करना मुश्किल है। और आप 42,831 नाम ढूंढ के ले आए। हमें मालूम है, आपको सब मालूम है पहले से, जो आपने किया वो लिस्ट आपके पास पहले से थी, वही लिस्ट लेकर के आप आ गए। लेकिन मालेगांव के लोग बेदार हैं। मैं आज की इस मीटिंग के जरिए मालेगांव की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं, अपने वोट की हिफाजत कीजिए। करेंगे ना? अपने वोट की हिफाजत कीजिए। चोर लोग, लुटेरे लोग आपका वोट लूटने के लिए और आपका वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेदार रहना है। 11 बज रहा है, बहुत लंबी बात हो गई यार। जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। अब तो यहां से सिलसिला शुरू है ना। कहने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी मुंह में जुबान रख। आपको तो बोलने का भी ढंग नहीं है ना, बोलने का भी ढंग नहीं है। कैसे बोलते हैं आपने देखा होगा, बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन क्या करें, यही रोटी रोजी है। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है, अपने वोटों की हिफाजत कीजिए और ये पैगाम आम कीजिए। और मैं बीएलओज लोगों को ये कहना चाहता हूं कि किसी के धौंस धमकी में आने की जरूरत नहीं है। ये आपको फोन करके, गाली दे करके, आपकी माँ बहनों को तौल करके ये चाहते हैं कि आप उन एरियाज से, उन पैनलों से और उन वोटर लिस्टों से जहां उनका उम्मीदवार चुन के नहीं आता, हमारे लोगों के असल नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। मैं बीएलओज लोगों को बताना चाहता हूं, आप ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कीजिए। हमको बोगस वोटों की जरूरत नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल वोट है और हम ओरिजिनल वोटों से चुन के आने वाले लोग हैं। हमको बोगस वोटों की जरूरत नहीं है। तुमने सब कर लिया बोगसगिरी, क्या मिला? सिवाय रुसवाई, बदनामी और 24 घंटे का टेंशन। सुना नींद नहीं आती, घबरा घबरा के उठ जाते और एकदम खामोशी से डॉक्टर के पास जाते, खामोशी के साथ जाते, अंधेरे में जाते, छुप करके जाते। इसकी जरूरत नहीं है, घर बैठो ना आप, जो हुआ भूल जाओ, चैन सुकून आ जाएगा। और नहीं भूलोगे तो 24 घंटा बेचैनी में जाएगी। इसलिए अभी मैंने 2 ही पॉइंट पर बात की, अभी 3-4 पॉइंट बाकी है। इसलिए फिर मिलेंगे ना यार, फिर मिलेंगे। लेकिन आज की हमारी इस मीटिंग का अहम पैगाम, अपने वोटों की हिफाजत कीजिए। लोग फिरका परस्तों का आलायकार बन करके आपकी वोटर लिस्ट से आपका नाम कट करवाना चाहते हैं। आप बेदार रहिए, वरना आप यकीन मानिए ये इतनी बड़ी मुसीबत आपके लिए होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अब एक मर्तबा वोटर लिस्ट नाम खारिज हो गया, उसे वोटर लिस्ट में शामिल करवाने में पसीने निकलेंगे आपके। इसलिए 2019 का इलेक्शन हार करके 38,000 वोट इन्होंने कटवाई थी और अब 42,831 वोट का फंदा लेकर के आए हैं। आप बेदार रहिए। और बीएलओ से मैं कहना चाहता हूं, आप डरो मत, ईमानदारी से काम करो। हमें पता है आप अगर बोगस वोट कम करोगे तो उनको ही नुकसान होने वाला है।
हमको नहीं, हमारे पास तो ओरिजिनल वोट है और हम ओरिजिनल वोटों से चुन के आते रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भी हम असल वोटों से, ओरिजिनल वोटों से चुन करके आएंगे और मालेगांव की आवाम इंशाअल्लाह मालेगांव कारपोरेशन का इक़्तिदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता लोगों के हाथ में देंगे। और हम आपसे वादा करते कि हम मालेगांव का नाक नक्शा बदलने के लिए पाबंद हैं। पिछला इलेक्शन आपने जिताया था, उन 5 सालों में 2-2.5 साल कोरोना को आप निकाल दीजिए, 2.5 साल में जितना काम हमने किया है, माजी में जितने एमएलएस गुजरे हैं, आप उनके 5 साल को हमारे 2.5 साल के मुकाबले में ला करके देख लो, काम हमने ज्यादा किए। और आपसे वादा है, आपने अगर कारपोरेशन का इक़्तिदार दिया, मालेगांव की तारीख में वो काम करेंगे कि इंशाअल्लाह मालेगांव के लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।